जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल और दोस्तों ऐप में। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे। और आप लोग भी बहुत अच्छी भारी संख्या में इसको पसंद कर रहे हैं, कमेंट में बहुत अच्छे उत्तर दे रहे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के प्रश्नों पर। ये जो हमारी पीडीएफ है इसमें बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न छांट करके आपके हिंदी व्याकरण को संपूर्ण कवर किया गया है। पिछले वीडियो हमने जहाँ तक चर्चा की थी उसके आगे आज बढ़ते हैं। पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र का जो संधि विकसित हो जाएगा वह हो जाएगा पो धन इत्र, पो का हो जाएगा, ओ का हो जाएगा आओ, तो पौ इत्र से मिलकर के अयादि स्वर संधि यहाँ पर हो जाएगी। कमेंट करते जाइए आप फटाफट। और आपको बता दें कि आप यदि कोई भी हिंदी का एग्जाम जिसमें पूछी जा रही हो, ग्रामर है, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन संधि के आना ही है। ठीक है, संधि और समास चीज ही ऐसी है व्याकरण की। तो आप आज संधि आपकी हम ऐसी कंप्लीट करा देंगे कि इसके बाद दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं छाट करके। इत्यादि कई बार पूछा गया है, इत्यादि का सही संधि विकसित होगा। तो आपको बता दूं इत्यादि शब्द है उसमें यण संधि होती है। कौन सी संधि? यण संधि। हमने ट्रिक बताई थी, या वा रा ला में कोई आधा शब्द लगा हो, तो यहाँ पर या में आधा शब्द लगा मतलब यण संधि। ठीक है, तो इसका जो संधि विकसित हो जाता है वह हो जाता है इति धन आदि। आप फटाफट कमेंट करते जाइए हमारे बताने से पहले। ई का हो जाएगा या, तो इत्यादि बन जाएगा, डी उत्तर ठीक हो जाएगा। निरर्थक का सही संधि विकसित होगा। निरर्थक का जल्दी से दोस्तों बता दीजिए, कौन पहले उत्तर देता है। देखते हैं कितनी आपकी तैयारी है, आज एक अंदाजा आपको यहाँ पर करना है। आप कितने क्वेश्चन करके आएंगे यदि क्वेश्चन आ जाते हैं तो। हाँ, तो निरर्थक का हो जाएगा निह प्लस अर्थक। कौन सी संधि यहाँ पर है? संधि का नाम मैं चाहता हूँ आज आप कमेंट में बता दीजिए, क्योंकि इतना हम कुछ बता चुके हैं तो अब आप पे बन जाना चाहिए। तो निह धन अर्थक से बन जाएगा। निरर्थक संधि का नाम आप कमेंट में बताएं। निराशा का सही संधि विकसित होगा। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही उत्तर दे रहा है। निराशा का जो संधि विकसित हो जाएगा निह प्लस आशा, तो निह प्लस आशा से हो जाएगी विसर्ग संधि। और जो निरर्थक था उसमें भी विसर्ग संधि थी। चलिए आगे देखें। महोष्ण का सही संधि विकसित हो जाएगा। महोष्ण, अब यहाँ पर एक मात्रा दिख रही है और हमने आपको बताई थी कि एक मात्रा जहाँ पर वह एक ही मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर दिख जाए मतलब गुण स्वर संधि। तो यहाँ पे महोष्ण में है तो गुण स्वर संधि। अब विच्छेद क्या हो जाएगा? तो महाधन उष्ण से क्या बन जाएगा? महोष्ण। हमने अपने जो हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें हम क्रम से लाते हैं टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल हमारे, इस पर सारे वीडियो क्रम से हिंदी व्याकरण के उपलब्ध है। प्ले लिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। आगे है सन्मति का संधि विकसित होगा। सन्मति का सही संधि विकसित हो जाएगा, जल्दी से बता दीजिए। उसमें आपको बता दें सन्मति शब्द है व्यंजन संधि है। एक प्रश्न में हमें 2 प्रश्न कवर करने हैं कम से कम। ठीक है, अब इसका संधि विकसित हो जाएगा सत धन मति। तो माँ आ रहा है तो ता का भी माँ हो जाएगा, तो क्या वजह? ता का ना हो जाएगा, उसी वर्ग का पंचमरण, ताथा दाधा ना होता है। ठीक है, तो सन्मति बन जाएगा व्यंजन स्वर, व्यंजन संधि में। परोपकार कई बार पूछा गया है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम बताइए। तो परोपकार में जो संधि हो जाएगी वह हो जाएगी पर प्लस उपकार। ऊ का हो जाएगा आ और ऊ मिलकर के ओ बन जाएंगे। एक मात्रा यहाँ पर दिख ही रही है आपको, हमारी ट्रिक भी यहाँ पर लग रही है, तो गुण स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, जल्दी कमेंट करते जाना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण आपको बताना है। तो सबसे पहले दिया है अधोगति, तो इसका होता है अधः प्लस गति, विसर्ग संधि का उदाहरण है। अगला दिया उच्चारण,
तो उत धन चारण यहाँ पर इसका होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगला दिया है दिग्गज, तो दिक प्लस गज होता है, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। और आगे दिया है मनवंतर, ठीक है, तो इसका होता है मनुधन अंतर, संधि विच्छेद याद रखिएगा, कई बार पूछ लेते हैं इसका संधि विच्छेद पूछ लेते हैं। तो मनुधन अंतर से मनवंतर यहाँ पर यण संधि बनेगी। ट्रिक है, बाकी पहले कोई आधा शब्द लगा हो, ये हमारी ट्रिक है। ट्रिक को पूरी पढ़नी हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और आप जा कर के देख लीजिएगा संस्कृत का वीडियो। निश्चल का संधि विच्छेद हो जाएगा। निश्चल जल्दी से बता दे, तो निश्चल का जो विच्छेद होगा इसमें विसर्ग संधि है, निहि धन चल, ठीक है, प्लस के इस तरफ विसर्ग, इस तरफ स्वर या व्यंजन आ जाता है, तो निश्चल हो बन जाएगा विसर्ग संधि। निम्नलिखित शब्दों में से किस में विसर्ग संधि है? आज 2 से 3 नंबर पक्के होने वाले हैं दोस्तों। तो संस्कृत की संधि हो चाहे हिंदी की, हमने दोनों अलग अलग पढ़ाई हैं अपने चैनल पर, आप जो भी तैयारी कर रहे हो देख लें। निम्नलिखित शब्दों में किस में विसर्ग संधि है? जल्दी से बता दीजिए, विसर्ग संधि बताना है। तो उज्ज्वल में अभी बता चुके हैं, उत धन ज्वल व्यंजन संधि, निश्चल में नी धन चल विसर्ग संधि, इसी में विसर्ग संधि है, ठीक है। राजेंद्र में गुण स्वर संधि है, राज प्लस इंद्र, और एक मात्रा ऊपर लगी है ट्रिक हमारी। दुर्गम में जो है दुर प्लस गम, तो इससे क्या बन जाएगा? दुर्गम। इस प्रकार से यहाँ पर व्यंजन संधि हो जाएगी। हाँ, यदि दुर्गम को कई बार ऐसे बनाते दुह प्लस गम, तो फिर वहाँ पर आप विसर्ग संधि लगा सकते हैं, बाकी निश्चल में यहाँ पर लग जाएगी। सप्तऋषि, कई बार आज पूछा गया प्रश्न है सप्तऋषि में, तो इसका संधि विच्छेद जो हो जाएगा वह हो जाएगा सप्त प्लस ऋषि, गुण स्वर संधि है यहाँ पर। कौन सी है? गुण स्वर, याद रखिएगा। स्वागतम कई बार पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हम छांट करके लाए हैं जो बार बार पूछी जाती है। और देखना जो हमने संधि आपको बता रहे हैं, क्या पता इन्हीं में से कोई आ जाए तो आपको परफेक्ट हो जाएगा, इसलिए रट लें इनको, रटना नहीं, समझ लें, रट अपने आप जाएगा। स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है, स्वागतम में बनेगा सु प्लस आगतम। ट्रिक लगा लें हमारी, वाह में कोई आधा शब्द लगा हो तो यहाँ पर यण संधि होती है, तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का नाम, दिगंबर का संधि विच्छेद हो जाएगा दिक प्लस अंबर। दोस्तों आप हमें इतना अब अभ्यास हो गया संधि का, कोई भी संधि उठा करके रखें आसान लगने लगती है, और आप हमसे पढ़ते रहेंगे तो आपको भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको ही संधि ऐसी आसान लगने लगेंगी। तो दिक प्लस अंबर का हो जाएगा गा, व्यंजन संधि, ठीक है, ऐसे। तो आप भी इतने ही अच्छे बिल्कुल परफेक्ट आपको हम बना देंगे हिंदी व्याकरण में, बस आप हमारे चैनल से सब्सक्राइब करके तो जुड़ ही गए होंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। निम्नलिखित शब्दों में से किस में स्वर संधि है? अब इनमें से किस में स्वर संधि है जल्दी से बता दें। तो आपको बता दें कि जो शब्द यहाँ पर दिए गए हैं उसमें से अतः प्लस एव, इसमें तो भाई है नहीं, ठीक है। स्वर संधि पहचान, रजनीश, तो रजनी प्लस ईस, ई के बाद ई आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि इसमें है रजनीश में। तपोगुण में तपाह प्लस गुण, तपोगुण हो जाएगा विसर्ग संधि। सदाचार में सत प्लस आचार, व्यंजन स्वर संधि, व्यंजन संधि हो जाएगी, सॉरी। प्रत्युपकार कई बार पूछा गया है, प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद बता दीजिए। तो प्रत्युपकार का जो संधि विच्छेद हो जाएगा प्रति प्लस उपकार। अब कौन सी संधि हमारी ट्रिक लगा ले, या में आधा शब्द लगा है तो यण संधि यहाँ पर हो जाएगी। कई लोग बोले सारी ट्रिक कहाँ से देखनी है, तो हम बता चुके हैं कि हमारे टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल सर्च करके आप देख सकते हैं। यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम, तो यशोदा कई बार पूछा गया, इसमें लोग बहुत बार गलती करके आए हैं, आप क्या लगाते हैं देखते हैं। तो आपको बता दें कि यशोदा का जो संधि विच्छेद होता है यशाह प्लस दा, ऐसा बन जाता है। विसर्ग का हो जाता है ओ, तो ये विसर्ग संधि के अंतर्गत है। यशाह प्लस दा इसका संधि विच्छेद होता है, विसर्ग का ओ होकर के यशोदा बन जाता है, ठीक है। लाइक जरूर कर दें दोस्तों अभी तक ना किया हो तो। निम्नलिखित में से एक शब्द संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, उस शब्द का चयन कीजिए। संधि की दृष्टि से अशुद्ध है, ये देखो किस तरीके से प्रश्न पूछा गया है।
तो आपको बता दें कि तथैव, तथा प्लस एव वृद्धि स्वर संधि है। ठीक है, आगे दिया है, अगला जो यहाँ पर दिया गया है वह दिया है तथापि। तो तथा धन अपि, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि सही है। आगे जो दिया है तदाकार, तो यहाँ पर हो जाएगा तदा प्लस आकार, आ के बाद आ रहा है, दीर्घ स्वर संधि ठीक है। उत्तर दिखिए, अब अंतिम ही बचा है तदोपरांत। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ये संधि की दृष्टि से ठीक नहीं है, बाकी तीन ठीक है। आगे देखते हैं अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है। अभ्युदय में जल्दी से बता दीजिए दोस्तों कौन सी संधि हो जाएगी। तो आपको बता दें, या में कोई आधा शब्द लगा है तो आप वैसे ही हमारी ट्रिक से ही समझ गए होंगे दोस्तों कि यहाँ पर यण संधि है। ठीक है, संधि विकसित करना हो तो अभी प्लस उदय इस प्रकार से कर सकते हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं, जल्दी से 5 हैं। कितने हैं, 5। ठीक है, दीर्घ, गुण, यण, अयादि, वृद्धि, ये 5 भेद हैं। स्वर संधि का उदाहरण कौन सा है। ठीक है, पहले दिया है आपको बता दें बागीस, तो बाक धन ईस। अब एक प्रश्न में हम 4 प्रश्न कंप्लीट कराते हैं। ठीक है, तो बागीस व्यंजन स्वर संधि का है। दिगंबर बता ही चुके थे, दिग प्लस अंबर व्यंजन संधि। ठीक है, हाँ आगे देखें, अगला इसमें दिया है रत्नाकर, तो इसका ये हो जाएगा स्वर संधि का, रत्न प्लस आकर, आके बाद आ रहा है बड़ा रत्नाकर। दुष्कर्म, दुह धन कर्म विसर्ग संधि का उदाहरण है। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है, वेरी वेरी IMP, किन वर्णों में संधि हुई है व्यर्थ में। तो आपको बता दें कि इसका संधि विच्छेद आप कर लें, बी धन अर्थ। ठीक है, तो ई और आ। ठीक है, प्लस के इस तरफ अंत में क्या रहा, ई, क्योंकि बा और ई से मिलकर के क्या बना है, बी, और आ रा था अर्थ, तो बा और ई में इसमें क्या हुआ है, संधि कौन सी है, तो आपको बता दें यण स्वर संधि है इसमें व्यर्थ में। निर्जन में प्रयुक्त संधि का नाम, सरल है बिल्कुल, जल्दी से कमेंट कर दें दोस्तों, लाइक जरूर करना, वीडियो को आगे शेयर करना। तो निर्जन में जो प्रयुक्त संधि है वह है निह प्लस जन, विसर्ग का हो जाएगा रा, तो बन जाएगी विसर्ग संधि। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विकसित होगा, इसमें कंफ्यूज भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना है, बिल्कुल आराम से लगा करके आना है आपको। ब्रह्म प्लस अस्त्र, आके बाद आ रहा है बड़ा, हो गया दीर्घ स्वर संधि। स्वागतम फिर से आ गया भैया, बता ही चुके हैं आपको, सु प्लस आगतम यण स्वर संधि हो जाएगी। और सूर्योदय में प्रयुक्त संधि का नाम है, तो सूर्य प्लस उदय, गुण स्वर संधि में सूर्योदय बन जाता है। दोस्तों लाइक जरूर करना है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, जल्दी से कमेंट बॉक्स खोल लें, समय को बचाना है और पढ़ना है। तो विज्ञान शब्द में आपको बता दें कि ज्ञान शब्द में यहाँ पर बी उपसर्ग लग करके विज्ञान बना है। ठीक है, आगे देखें, चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, आपको बता दें उपसर्ग प्रत्यय से लगभग 2 से 3 प्रश्न आते हैं, कोई भी जहाँ पर हिंदी व्याकरण पूछी जाती है तो। ठीक है, तो आपको एक कंप्लीट करना है, और आज के वीडियो में हम कुछ महत्वपूर्ण जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं वो उपसर्ग यहाँ पर लेकर के आ गए हैं, जिससे आपकी तैयारी हो सके। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब देखो, उपसर्ग निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है कि जब आप निकालेंगे ना, तो उपसर्ग का स्वयं का एक अर्थ होता है, और आपको बता दें और जो शब्द उससे जुड़ा है उसका अलग होता है। तो यहाँ पे देखो, चिर उपसर्ग है आयु शब्द में। ठीक है, आयु का अर्थ आप सब जानते हैं, चिर मतलब बड़ी, ठीक है, मतलब ज़्यादा, तो इस प्रकार से चिर उपसर्ग हो जाएगा। धुंधला में प्रयुक्त प्रत्यय, अब यहाँ पे प्रत्यय पूछा है धुंधला में, तो ये प्रत्यय बाद में लगते हैं, तो लाई बाद में लगा है। ठीक है, धुंध शब्द में ला प्रत्यय लग गया। आगे देख लेते हैं, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। ऐसे भी प्रश्न आते हैं, यहाँ पर ये शब्द दिए हैं, देखें तो
उपसर्ग नहीं है ये देखना है। अपवाद में अप उपसर्ग है बाद शब्द में, पराजय में परा उपसर्ग है जय शब्द में, ठीक है। प्रभाव में प्रा उपसर्ग है भाव शब्द में, ओढ़ना में उपसर्ग नहीं है तो ओढ़ना ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार में आपको बताना है तो आपको बता दें कि संस्कार शब्द में कार शब्द में सम लगा है तो क्या हो गया? संस्कार बन गया, ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित भी कई बार पूछा गया है और इसमें लोग गलती कर आते हैं। तो आपको बता दें कि पुरोहित में जब उपसर्ग पूछा जाए तो पुरहा उपसर्ग हो जाएगा। पुरहा प्लस हित विसर्ग संधि का ही उदाहरण है तो पुरोहित बनता है, याद रखिएगा, ठीक है। अवनत में प्रयुक्त उपसर्ग है तो अब नत, दो शब्द यहाँ पर निकल रहे, नत अलग कर दो शब्द हो गया, अब उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा। आगे देखें। सावधानी में प्रयुक्त उपसर्ग। अब आपने जो शब्द प्रत्यय आपने जो शब्द सुने होंगे ना, जो मूल शब्द उसमें प्रत्यय अलग से जुड़ते हैं। जैसे सावधान शब्द आपने सुना है, अब इसमें कुछ नहीं किया, उन्होंने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो सावधानी बन गया, ठीक है। ऐसे आप निकालना सीख जाएंगे। आप हमारे प्रैक्टिस सेट देखते जाएं, व्याकरण की कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कनिष्ठ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है कनिष्ठ, ठीक है। कनिष्ठ शब्द में आपको प्रत्यय बताना है तो आपको बता दें कनिष्ठ शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो हो जाएगा इष्ट। दोस्तों यदि आपने और वीडियो ना देखे हों तो हमारे जो चैनल है टॉप 50 स्टडी, उस पर क्रम से प्ले लिस्ट बनी है 1000 प्रश्नों की, वहाँ जाके देख सकते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? अब देखो ध्यान से पढ़ना, यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं, ठीक है। तो वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। ये प्रश्न थोड़ा यहाँ वर्ण होना चाहिए था, दो या दो से अधिक वर्ण, याद रखिएगा संधि होता। समास मतलब होता है संक्षेप। अव्यय जिनके लिंग वचन कारक में कोई परिवर्तन नहीं होता, छंद अलग है तो इसको सुधारें थोड़ा, यहाँ वर्ण होना चाहिए, कई बार टाइपिंग वाले में दिक्कत हो जाती है। तो वर्णों के मेल को कहते हैं संधि। समास का शाब्दिक अर्थ है अभी ऊपर ही हम बता चुके हैं, संक्षेप, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? चलिए समास से संबंधित प्रश्न आते हैं हमेशा। संधि समास तो ऐसे चैप्टर है ही, तो अब समास से संबंधित 2 प्रश्न आपके पक्के होने वाले इस वीडियो में, ठीक है। तो कौन सा पद अव्ययी भाव समास का आपको उदाहरण बताना है। तो अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है वो क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो प्रथम पद इसमें सी में अव्यय है। आप भी कमेंट में सही उत्तर दे रहे हैं, प्रतिदिन, ठीक है। आगे देखें। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तर पद प्रधान तो होगा लेकिन विशेषण विशेष्य भाव भी होगा, तो वो कौन सा समास होगा? वो होगा कर्मधारय। कई लोग नहीं तो इतना देखे जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है तत्पुरुष लगा के आगे बढ़ जाए, ऐसी गलती मत कर देना। उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष समास है लेकिन यहाँ साथ में जोड़ दिया कि विशेषण विशेष्य भाव भी होता है उत्तर पद में, तो कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? जल्दी से बता दीजिए कर्मधारय समास। देखो ऊपर जब हमारे मन में आया था कि आपको एक उदाहरण बता दें, हाँ, जब मैंने कर्मधारय बोला तो मैं आपको नीलोत्पल बोलने वाला था, नीलकमल बोलने वाला था, लेकिन अगले ही प्रश्न आ गया। देखो तो निम्नलिखित में से कर्मधारय समास किसमें है? चक्रपाणी, ये तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। चतुर्युगम, ये किस समास का उदाहरण है? द्विगु समास का है, संख्यावाची द्विगु, ठीक है। नीलोत्पल, नील उत्पल मतलब नीला कमल, ठीक है। नील कमल भी इसको बोल सकते हैं हिंदी में, संस्कृत में नीलोत्पल हम बोल देते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से एक कर्मधारय समास का उदाहरण है। माता पिता द्वंद्व समास का, ठीक है, उदाहरण है। ऐसे याद रखिएगा, एक क्वेश्चन में 4 समास बता दिए। जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ कौन सा हो? दोनों मतलब दोनों में क्या हो रहा है? द्वंद्व हो रहा है, दोनों पद प्रधान है, ठीक है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। जितेंद्रिय में कौन सा समास है? जल्दी से बता दो। जितेंद्रिय में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है आपको। जितेंद्रिय समास कौन सा ही उत्तर पहले देगा? हाँ,
तो जिन्होंने इंद्रिय को जीत लिया वो कहलाते जितेंद्रिय, बहुब्रीहि समास। दीनानाथ में कौन सा समास है? दीनानाथ जल्दी से बता दें दोस्तों। हाँ, तो दीनों के हैं जो नाथ, वो दीनानाथ, कर्मधारय समास। ठीक है। कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण बताना है आपको, कौन सा शब्द है। ठीक है, तो इसमें से निशी दिन, रात दिन हो जाएगा। एक तो निशी दिन मतलब रात दिन हो गया, द्वंद्व समास। त्रिभुवन संख्यावाची प्रथम पद है। ठीक है, और 3 भुवनों का समूह इसका विग्रह होगा, तो ये द्विगु समास हो जाएगा। पंचानन, ठीक है, पंचानन मतलब 5 हैं आनंद जिसके, ऐसे रावण मतलब बहुब्रीहि समास, अन्य पद प्रधान। ठीक है, इस प्रकार से आप लगा सकते पंचानन। 10 मुख में कौन सा समास है? अब ऊपर एक हमने शब्द बोला है, यदि उसको आपने सुना होगा तो आसानी से पहचान, जैसे पंचानन बोल रहे थे ना, सॉरी पंचानन मैंने रावण धोखे से बोल दिया। पंचानन मतलब ब्रह्मा जी। ठीक है, और दशानन 10 मुख मतलब ये रावण बहुब्रीहि, कई बार हो जाता है पढ़ाते पढ़ाते। विशेषण विशेष के योग से कौन सा समास बनता है? अभी बता चुके हैं, विशेषण विशेष भाव कहाँ पर होता है? कर्मधारय समास में। ठीक है, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जा रही हो, विशेषण मतलब जिसके द्वारा विशेषता बतलाई जाती है। निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। दोस्तों समास बड़ा महत्वपूर्ण है और हमने अपने चैनल पर ट्रिक के साथ आपको समास पढ़ाया है। जिनने पढ़ा होगा उन्हें कहीं कोई गलती होने वाली नहीं है। और दोस्तों लाइक जरूर करना है यदि ऐसे समास, संधि, इन सबके उपसर्ग प्रत्यय के क्वेश्चन आपको पसंद आ रहे हो, ऐसे क्वेश्चन आगे आते रहें। तो आपको बताएं निम्न में से द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। किस शब्द में द्विगु समास है जल्दी से आप यहाँ पर बता दीजिए। तो द्विगु मतलब संख्यावाची, तो 4 में से एक ही संख्यावाची दिख रहा है, सप्ताह, 7 दिनों का समूह। ठीक है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है? जब दोनों शब्दों का समानाधिकरण होता है तो कर्मधारय समास हो जाता है। किनके? हाँ, द्विगु के। ठीक है, द्विगु के जब दोनों शब्दों का समानाधिकरण होगा तो वही क्या बन जाता है? कर्मधारय बन जाता है। कभी उदाहरण से अलग से समझा देंगे। किसमें सही सामासिक पद है जल्दी से बता दीजिए। सामासिक पद त्रिलोकी मतलब 3 लोक के स्वामी। द्विगु समास का उदाहरण कौन सा है? संख्यावाची द्विगु। अब इसमें संख्यावाची आपको 2 शब्द दिख रहे हैं, एक चतुरानन और एक त्रिभुवन। अब आप कैसे पहचानेंगे? तो त्रिभुवन के लिए कोई तीसरा शब्द अर्थ निकलता क्या? नहीं निकलता। 3 भुवनों का समूह, जहाँ पर समूह अर्थ निकले वहाँ पर क्या लगाना है आपको? द्विगु समास। और चतुरानन 4 हैं आनंद जिसके, तो 4 मुख किसके हैं? वो। इस प्रकार से आप लगा लेना। आगे देखें दोस्तों, लाइक जरूर करें, अभी तक लाइक ना किया हो। हाँ देखें, थोड़ा सा गला गड़बड़ था। इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण कौन सा है? द्वंद्व समास आपको बताना है। हम पहले ही बता चुके, 2 चीज़ों में जहाँ पर आपस में द्वंद्व होता है, 2 चीज़ें लगभग एक सी हो या विपरीतार्थक हो, तो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो इसमें रुपया पैसा में क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। आंख शब्द का तत्सम है। मेरा निवेदन होगा आप भी कमेंट में उत्तर बताइए हमारे बताने से पहले। आंख शब्द का तत्सम है। ठीक है, तत्सम क्या कहलाते हैं कि संस्कृत भाषा से बहुत से शब्द जो संस्कृत से थे हिंदी में आ गए, तो जैसे संस्कृत में थे वैसे ही वो हिंदी में है, उनको कहते हैं तत्सम। और जो बदल गए हिंदी में आते आते संस्कृत से, उनको कहते हैं तद्भव। ठीक है, आगे और विषय समझाएंगे। तो आंख शब्द को कहते हैं अक्षी। क्या कहते हैं? अक्षी। ABC या D आपको कमेंट में लिखना है। तो आंख शब्द का तत्सम हो जाएगा अक्षी। अगला देखें, कई बार पूछा गया है साखी शब्द का तत्सम। साखी शब्द, सबसे पहले तो आपको तत्सम जानने के लिए अर्थ जान लेंगे तो और अच्छे से बता देंगे। तो साखी का होता है साक्षी। कमेंट में आप उत्तर देते जाएं, देखिए कितनी आपकी तैयारी है, कितने लोग सही बताते हैं। रिक्शा किस भाषा का शब्द है? ये कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको बता दें रिक्शा जो है वह किस भाषा का है? जापानी भाषा का। आप तो याद रख लीजिएगा, रिक्शा कहाँ से आया था? जापान से। बस
इतना याद रख लीजिएगा जिससे आपको पता चल जाए कि रिक्शा जापानी भाषा का शब्द है। एक और बात बता दें कि आपने हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपको प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चाहे आप हिंदी की तैयारी कर रहे हों और चाहे संस्कृत की, हमारे चैनल पर पूरे व्यवस्थित आपको वीडियो मिलेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। तो अगला देखें, उत्थान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उत्थान में तो आपको बता दें, उत्थान को पहले आप विकसित कर लें, उत प्लस थान, तो कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? उत। उत किसने नंबर पर दिया है? सी दिया है, ABCD में से सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द उपसर्ग रहित है? याद रखिएगा, उपसर्ग रहित पूछ रहा है, सहित नहीं। कई बार पेपर में जल्दी में कुछ भी लगा के और आ जाते हैं। रहित मतलब जिसमें उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग शब्द के पहले लगते हैं। तो अपमान एक यहाँ पर दिया है, एक दिया है अपना, आवरण और अपकीर्ति। जल्दी से कमेंट में उत्तर बताइए। तो आपको बता दें, अपमान में अप उपसर्ग है, आवरण में आ उपसर्ग है और अपकीर्ति में भी अप उपसर्ग है। तो अपना क्या उपसर्ग से रहित है? क्योंकि आ अलग हो जाएगा, आ उपसर्ग है नहीं। पना, पना ये कोई शब्द होता नहीं, इसलिए ये सही हो जाएगा। अब देखें संधि। संधि की वैसे ट्रिक तो हमने बताई दी, सबको बहुत पसंद आई। बहुत सारे लोगों ने उस पर कमेंट भी किया है कि सर ऐसी ट्रिक अभी तक नहीं देखी। आप भी चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख लें। संधि एक लाइन में आपको पहचानना आ जाएगी। महर्षि में कौन सी संधि है? ठीक है, तो आपको बता दें कि महर्षि का जो संधि विकसित होता है वह होता है महा प्लस ऋषि। ठीक है, इससे मिलकर के क्या बनता है? महर्षि। तो इसमें स्वर संधि है। अब स्वर संधि में कौन सी स्वर संधि है, ये आपको कमेंट में लिख करके बतलाना है, या आपको स्वयं सर्च करना है, बतलाना है। अगले वीडियो में चाहे मैं बता दूंगा यदि आप पे नहीं बनता है तो। ठीक है, अगला देखें, अगला है स्वागतम। स्वागतम में कौन सी संधि है? तो आपको बता दें कि हमने ट्रिक भी बताई थी कि या, रा, ला या बा, इस शब्द के पहले कोई आधा शब्द लगा हो तो वहाँ पर यण संधि होती है। तो यहाँ पे बा के पहले आधा सा लगा है, इसलिए कौन सी संधि है? यण संधि, यण स्वर संधि। ठीक है, तो आपको बता दें इसका संधि विक्षेप होगा सु प्लस आगतम। ठीक है, तो क्या बन जाएगा? स्वागतम। इस प्रकार से इसका विच्छेद हो जाएगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध संधि विच्छेद चुनिए। आप हमारे इन प्रश्नों को पढ़ें। मैं कोशिश करता हूं कि एक प्रश्न के साथ आपको 2-3 प्रश्न कवर करा दूं। जैसे मैंने विच्छेद भी बता दिया और संधि भी, तो ये इससे आपको सही रहता है। अब देख लें, जगदीश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन ईश, इसका क्या हो जाएगा? संधि विच्छेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जगत धन ईश, ये संधि विच्छेद हो जाए। अब संधि कौन सी होगी? तो आपको बताया था कि प्लस के इस तरफ जब कोई भी हलंत वर्ण हो, हलंत मतलब ये जो चिन्ह लगा है ना, ताकि नीचे आधा कर देता है, आ अलग हो गया, तो ये कहलाता है हलंत। तो प्लस के इस तरफ जब हलंत हो, या मतलब इस तरफ व्यंजन हो, तब कौन सी संधि होती है? व्यंजन संधि होती है। तो यहाँ पर जगदीश में कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। किसी में भी आप इसको लगा लीजिएगा। अब देखते हैं, महोत्सव का संधि विच्छेद बताना है। महोत्सव का ABC या D, जल्दी से कमेंट में आप उत्तर दें कि महोत्सव का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो आपको बता दें, इसका हो जाएगा महा प्लस उत्सव। महा प्लस उत्सव, इससे मिलकर के क्या बना? महोत्सव। कौन सी संधि हो जाएगी? तो आपको बता दें, गुण संधि। कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब एक मात्रा एक ही मात्रा हो या फिर एक ओ की मात्रा हो, एक मात्रा ऊपर लगी होनी चाहिए, मतलब आपको क्या लगा करके आना है? गुण संधि वहां पर लगा करके आनी है। तो महोत्सव में कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि। अब देखें, यशोदा। यशोदा, यशोदा में जो है वह कौन सी संधि है? वह आपको बतलानी। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा यशोदा का? तो यशाह प्लस दा। तो यहाँ पर विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। यशाह प्लस दा, तो विसर्ग का क्या हो गया? ओ हो गया। तो कौन सा क्या बन जाएगा? यशोदा। इसका याद रखिएगा, विसर्ग का ओ होना, इस नियम को विसर्ग संधि के अंतर्गत आ जाएगा। यशोदा याद रखिए, क्योंकि वहां पर विसर्ग है। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास। संधि और समास दो ऐसी चीजें हैं कि आपने समझ ली ना, तो याद रखिएगा कि आपके किसी भी एग्जाम में कम से कम 4 नंबर पक्के हो गए। और इन दोनों के वीडियो ही ट्रिक के साथ हम अपने चैनल टॉप 50 स्टडी यूट्यूब चैनल पर लेकर के आए। हम जाएं प्लेलिस्ट में जाके इनको देख लें। आगे देखें, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त समास का नाम बताना है। सप्ताह, सप्ताह
मतलब सबसे पहले आ रहा है सप्त शब्द। सप्त मतलब संख्यावाची। तो हमने बताया था कि संख्यावाची दिगु मतलब पहला शब्द जहां पर संख्यावाची हो वहां पर दिगु समास होता है। तो इसका डी उत्तर ठीक हो जाएगा। जितने में हम व्याख्या बताते हैं ना उतने में आपको कमेंट में उत्तर बतला देना है। आगे देखते हैं रोग पीड़ित मतलब रोग पीड़ित। अब ये समास बताइए कौन सा समास है। तो इसका अपन विच्छेद कर ले एक बार। रोग से पीड़ित किससे होता है पीड़ित व्यक्ति? रोग से पीड़ित होता है। तो यहां पर हो जाएगा डी रोग से पीड़ित। ठीक है। और तृतीय तत्पुरुष इसको अपन बोल सकते हैं। ठीक है। यदि उसका भी अपन को भेद बताना है तो तृतीय तत्पुरुष आप इसको बोल सकते हैं। आगे देखें कर्मधारय समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। कर्मधारय आपको बताना है कि जो इतने शब्द दिए हैं उसमें से किस शब्द में कर्मधारय समास है। तो कर्मधारय समास में विशेषण विशेष स्वभाव होता है। मतलब एक विशेषण होता है, विशेषण के द्वारा विशेष की विशेषता बतलाई जाती है। तो जैसे यहाँ पर देखें नीलोत्पले दिया है तो नील उत्पल। ठीक है। तो ये नीले से किसकी विशेषता बता रहे हैं? उत्पल की विशेषता बतला रहे हैं। या नील कमल इत्यादि जो आ जाते हैं। तो ये किस कर्मधारय समास का उदाहरण क्या हो जाएगा? सी उपमान उपमेय भाव या विशेषण विशेष भाव जहां पर होता है। अब द्वंद्व समास आ गया। द्वंद्व समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है? तो हमने बताया था द्वंद्व समास में आपस में दो शब्दों में द्वंद्व होता है। या तो ये विपरीतार्थक होते हैं। कैसे होते हैं? विपरीतार्थक होते हैं अधिकतर द्वंद्व समास में। तो आप सीधे ही देख लेंगे कि त्रिनेत्र कहीं विपरीतार्थक नहीं, पीताम्बर में भी नहीं, घनश्याम में नहीं, जय पराजय है, सीधा आप लगा लें। मैं कह रहा हूं गारंटी से यदि आप हमारे पूरे हिंदी व्याकरण के वीडियो देख लें तो आपको कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। कैसा भी आपका हिंदी व्याकरण का प्रश्न आ जाए, बस ये है कि थोड़ा सा आप टाइम निकालिए, वीडियो को देखिए, सुनिए। और उसके लिए आपको चैनल का सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। प्ले लिस्ट में जाकर के जो आपके वीडियो छूट गए हैं वो भी देख लीजिए। अगला देखें दिगु समास निम्नलिखित में से किस शब्द में है। अब देखें फिर हमने बोला था आपसे कि पहला शब्द क्या होना चाहिए? संख्यावाची। जो चार में से कौन सा आपको संख्यावाची दिख रहा है? तो आपको बता दें चौराहा मतलब चार राहों का समूह। समाहार अर्थ में हमेशा दिगु समास होता है। समाहारे दिगु संस्कृत में कहा गया। संस्कृत के तो पूरे वीडियो हमारे चैनल पर मिलेंगे, चाहे पेडागोजी हो चाहे व्याकरण, वो भी आप देख लें। तो समाहारे दिगु मतलब समाहार के अर्थ में तो चार राहों का समूह क्या हो जाएगा? चौराहा, दिगु समास। आगे बढ़ते हैं। दावाग्नि शब्द का अर्थ है। अब देखें कई प्रकार की अग्नि होती है और मैंने देखा बड़वाग्नि, दावाग्नि इत्यादि पूछे ही जाते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूज होते हैं, तो आज हम आपको भी याद करा दे रहे हैं। तो बता दें सबसे पहले तो दावाग्नि कहते हैं जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? दावाग्नि। याद रखिएगा, जंगल में जो आग लगती है क्या? दावाग्नि। पेट की आग को कहते हैं जठराग्नि। क्या कहते हैं? जठराग्नि। और जल में लगने वाली आग को कहते हैं बड़वाग्नि या बड़वानल कहते हैं। ठीक है। बड़वा अनल, अनल मतलब भी क्या होता है? आग होता है, तो बड़वानल उसको कहते हैं। तो अब देखें आप याद कैसे रहेंगे। जंगल में आग लगती है दावाग्नि। जब कहीं जंगल में आग लग जाए तो व्यक्ति कैसे भागेगा? पैर दबा करके भागेगा। तो दावाग्नि क्या हो जाएगी? जंगल की आग। ठीक है। अब पेट का दूसरा नाम है जठर। पेट का कैसा है? दूसरा नाम क्या है? जठर। तो जठर है तो पेट की अग्नि को क्या कहेंगे? जठराग्नि। ऐसे आपको याद है, ये आपने सुन लिया मतलब आपको याद हो गया। देखना पेपर में भी आ जाए तो अब बन जाएंगे। अब जल में लगनी आग को क्या कहते हैं? बड़वानल या बड़वाग्नि। ठीक है। अब मान लो कोई समुद्र में आग लगी। समुद्र कैसा होता है? बड़ा होता है, भयंकर विशाल होता है। और जल में आग लग जाए बहुत बड़ी बात है कोई, तो बड़वानी, बड़ी बात हो गई, तो क्या हो जाएगा? बड़वाग्नि। जल में आग लगना बड़ी बात है, इसलिए क्या हो जाएगा? बड़वानल या बड़वाग्नि। तो आपने तीनों याद रख ली। जंगल की आग क्या? दावाग्नि। जठराग्नि पेट की आग। और बड़वानल या बड़वाग्नि किसकी आग हो गई? जल में लगने वाली आग। ठीक है। तीनों याद रखिएगा। उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा। एक बार लाइक जरूर कर दें, लाइक बटन पर एक बार क्लिक कर दें तो हम लोगों को भी प्रोत्साहन मिलता है कि आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। और कमेंट में ये जरूर लिख दें कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके सिलेबस के अनुसार सब कुछ वीडियो आएंगे। आगे देखें किस शब्द का अर्थ मयूर है।
अब 4 शब्द दिए हैं, आपको बतलाना है कि 4 में से कौन से शब्द का अर्थ मयूर है। जल्दी से करें क्योंकि समय को बचाते हुए हमें पूरा काम करना है। कम समय में मैं सोचता हूँ कि आपको ज़्यादा कंटेंट मिले, ज़्यादा आपके लिए लाभ हो। तो मयूर कहते हैं, आपको बता दें, केकी। ठीक है, केकी को क्या कहते हैं? मयूर कहते हैं। एक हमने लाइन पढ़ी थी, केकी कंठ समान छवि, मतलब केकी मतलब मयूर। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप याद रख सकते हैं केकी। केकी मतलब मयूर, मयूर मतलब मोर। ये और याद रख लें, नहीं तो भूल जाएं। अब देखें पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए होता है। पुरंदर शब्द कई बार पूछा गया कि पुरंदर किसके लिए प्रयोग होता है। तो आपको बता दें कि इंद्र के लिए। इंद्र के लिए शक्र भी कहते हैं, याद रखिएगा, और पुरंदर भी कहते हैं, और इंद्र भी कहते हैं, और देवराज भी कहते हैं। तो पुरंदर किसके लिए प्रयुक्त होता है? इंद्र के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। प्रश्न दोस्तों वो ही हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। इनमें से कौन सा शब्द पुष्प का पर्यायवाची नहीं है? ये याद रखिएगा कि क्या नहीं पूछा गई है, नहीं तो क्या कई लोग सोचते हैं निम्न में से कौन सा पुष्प का पर्याय। अच्छा, पहले ही देखा कुसुम, आगे बढ़ गए, बस यही गलती कर जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो मैंने देखा हर पेपर में व्यक्ति गलत करके आता है, उनसे हमें बचना है, और वो हम आपको अभ्यास कराते कराते उससे बचना सिखा देंगे। तो यहाँ पे पुष्प का पर्यायवाची नहीं है ये पूछ रहे हैं। कुसुम पुष्प का पर्यायवाची है, प्रसून भी है, और सुमन भी है। तो अनंग नहीं होगा। क्या? अनंग नहीं होगा। ठीक है, अब अनंग किसका पर्यायवाची है वो आप कमेंट में बताइए। देखते हैं अभी आपकी पढ़ाई कितनी है। तो 3 क्या हो गए? ये पुष्प के पर्यायवाची हैं, 1 नहीं है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित वाक्य के लिए उचित शब्द चुनिए। मतलब वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होता ना, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो अब बताते जाइए कमेंट में, जल्दी जल्दी उत्तर फटाफट, तो सब पे बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखने वाला, जो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा रखे वह कौन कहलाएगा? तो वह कहलाएगा जिज्ञासु। मतलब जिसके मन में जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु, और ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा भी कहलाता है जिज्ञासु। दोनों को याद रखिएगा। ज्ञानवान तो वो कहलाएगा जो ज्ञानी है, ज्ञाता कौन कहलाएगा? जो जानने वाला है। ठीक है, और ज्ञानी को ज्ञानी कहते हैं, तो जिज्ञासु हो जाएगा। आगे देखें, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न आ गया वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो किए गए उपकार को ना मानता हो। जो किए गए उपकार को ना माने उसको क्या बोलते हैं? कृतघ्न। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस। ठीक है, ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है। ठीक है, ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है। ठीक है, अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।